अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। ये व्लॉग तो नहीं है, बस वैसे एक वीडियो है जो मैं शूट करने जा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के रिलेटेड। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी अपनी आइल्स स्टोरी के रिलेटेड। तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए लोगों का कि आप अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह या अपने ना कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह शेयर करें जैसे आप आइल्स करते थे, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूँ, ना मैं कि आइल्स ट्रेनर हूँ, ना ही मैं आइल्स कोच हूँ कोई, और ना ही मैं किसी इंस्टीट्यूट का बंदा हूँ, ठीक है। तो मैं वो इंसान हूँ बस जो पहले आईएलटीएस में फेल हो गया था और अब दूसरी बार मैं पास हो चुका हूँ। अब थोड़ी स्ट्रगल करके पास हो गया था, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आइल्स आइल्स की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है एकेडमिक आइल्स, एक होता है जनरल ट्रेनिंग आइल्स, ठीक है। उसे जीटीवी बोलते हैं। जो एकेडमिक आइल्स होता है उसमें हम ये करते हैं कि जब हम किसी इंग्लिश कंट्री में पढ़ने जाते हैं, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ऐसी किसी भी कंट्री में पढ़ने जाते हैं, तो हमें एकेडमिक आइल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इसके अलावा जब हम इन कंट्रीज़ में वर्क परमिट की गर्ज से जाते हैं तो हमें जनरल ट्रेनिंग आइल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद बात कर लेते हैं आइल्स के मॉड्यूल्स की। इसके 4 मॉड्यूल होते हैं। एक लिसनिंग होती है, रीडिंग होती है, राइटिंग होती है, फिर स्पीकिंग होती है। ये देखने में तो बहुत आसान लग रहे हैं, लेकिन ये इतने आसान होते नहीं जितने लगते हैं। तो चलिए इस पर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लिसनिंग की। लिसनिंग में 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है वो काफ़ी इजी होता है। उसमें 2 बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। कोई बंदा आपस में बात करके टैक्सी बुक करवा रहा होता है या कोई होटल बुक करवा रहा होता है, ऐसे बस बात कर रहे होते हैं, ठीक है। सेकंड सेक्शन होता है, उसमें कोई बंदा ना स्पीच दे रहा होता है, कोई हॉस्टल में स्पीच दे रहा होता है, कोई होटल में स्पीच दे रहा होता है, कोई कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में स्पीच दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो होता है उसमें ना प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। 3 लोग होते हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। तो वो तीनों लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, आपने उनकी बातें सुननी होती हैं। तो आपको उनकी बातें सुन के फिर आंसर शीट पे ना मतलब कि आंसर लगवाना होता है। उसके बाद चौथा सेक्शन होता है, आपने जैसे इंग्लिश खबरें न्यूज़ सुनी होंगी ना, तो उसमें जैसे बोलते हैं ना स्पीड से ऐसे बोल रहे होते हैं चौथे सेक्शन में, ठीक है। तो चौथा सेक्शन मतलब कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि मैं इसकी कैसे तैयारी करता होता था। मैं इसकी तैयारी इस तरह करता था कि मैं ना इंग्लिश मूवीज़ देखता होता था, इंग्लिश सीजन देखता होता था, उसके बाद इंग्लिश सॉन्ग सुनता होता था। वो 2-3 मंथ ना मैंने मतलब कि अपनी मदर लैंग्वेज को छोड़ दिया था, पंजाबी या उर्दू जो मैं बोलता था ना, तो मैं इंग्लिश मूवीज़ देखता था और इंग्लिश सीजन देखता होता था। उससे ये काफ़ी हेल्प होती है मतलब कि आपको ना लिसनिंग के में, मतलब कि आप जब इंग्लिश मूवी या इंग्लिश सीजन देख के ना बाद में लिसनिंग का टेस्ट करेंगे तो आपको महसूस होगा कि मैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो लेकिन उसके बाद जब आप इंग्लिश मूवीज़ नहीं देखेंगे, इंग्लिश सीजन नहीं देखेंगे, तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा उसके अंदर ना इंग्लिश टेस्ट के अंदर। तो जो आपका लिसनिंग का टेस्ट है, इंग्लिश मूवीज़ और इंग्लिश सीजन देखने के बाद जब आपने अपना लिसनिंग का टेस्ट अटैम्प्ट करना ना, तो उसमें आपने ये कुछ मिस्टेक्स आपने ये नहीं करनी, ठीक है ना। सबसे पहले आपने अपनी जो रिकॉर्डिंग है उसको पॉज नहीं करना, अब मतलब कि बार बार रोकना नहीं है। तो उसके बाद ना ही आपने बैक फॉरवर्ड करना है ज़्यादा बार उसे, ठीक है ना, बल्कि करना ही नहीं है, क्योंकि जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी ना आदत ख़राब हो जाएगी। तो आप जब जाके उधर एग्ज़ाम में बैठ के करेंगे, अपना टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, तो आपको वो आदत पड़ी होगी, तो फिर आपसे टेस्ट अटैम्प्ट नहीं होगा, तो आप अच्छे बैंड गेन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके बाद वो एक सीक्वेंस में बोलता है, जो भी रिकॉर्डिंग चल रही होती है ना, वो एक सीक्वेंस में उसके आंसर देता जाता है, ठीक है। अगर आपसे एक छूट भी जाए ना, मतलब कि एक आपसे मतलब कि एमसीक्यूज रह गया, तो आपने उसके पीछे नहीं पड़ जाना, तो आपने उससे नेक्स्ट पे मूव ऑन हो जाना। तो आपने नेक्स्ट पे जाकर ना मतलब कि रिकॉर्डिंग सुननी शुरू कर देनी, ठीक है। तो इस तरह मतलब कि आप अच्छे बैंड गेन कर सकते हैं लिसनिंग में। और उसके बाद आपने उधर जाकर जो हिसाब होता है ना आपके क्या नाम है, एग्ज़ाम में जाके सबसे पहले आपको वो हेडफोन दे देंगे आपको, तो उसके बाद आपको एक शीट दे देंगे, क्वेश्चन शीट, उसके बाद एक आंसर शीट होती है वो दे देंगे, बल्कि आंसर शीट बाद में देंगे। तो आपको जो हेडफोन दिए गए होंगे ना, तो आपने सिर्फ सर नीचे रखना है, तो इसलिए मतलब कि ना आपका आपकी रिकॉर्डिंग चलेगी। लेकिन जब आपने थोड़ा सा सर ऊपर किया तो आपकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि उधर चीटिंग का कोई चांस नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता चीटिंग का उधर, ठीक है ना। तो इस तरह आप ना लिसनिंग में अच्छे बैंड हासिल कर सकते हैं। ये थोड़े से टिप्स है ना आप यूज़ करके, तो इससे आपकी अच्छी लिसनिंग हो सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं रीडिंग की। रीडिंग के अंदर क्या होता है, रीडिंग के अंदर 3 इसके ना पैराग्राफ होते हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो काफ़ी इजी होता है, जो सेकंड होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके बाद जो थर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई वोकैब यूज़ की थी उन्होंने, ठीक है। तो जिसकी मतलब कि वो ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी बंदे को समझ नहीं आती है, इतने मतलब हाई वोकैब होती है थर्ड पैराग्राफ के अंदर, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं कैसे इसको करता होता था, जब मैंने पहला अपन टेस्ट किया ना आइल्स की रीडिंग का, तो यकीन करें मैंने 3 घंटे के अंदर वो कंप्लीट किया, ठीक है।
तो जब 3 घंटे के बाद मैंने अपना टेस्ट किया तो मैंने अपने सर को दिखाया, तो वो कहते हैं कि इसको तो 1 घंटे में आपने कंप्लीट करना था। तो फिर मैंने ट्राई करता रहा कि 1 घंटे में कंप्लीट करने की, तो 1 घंटे में कंप्लीट तो हो जाता, लेकिन ना मैं आंसर नहीं लिख पाता था अपनी आंसर शीट के ऊपर, ठीक है ना। तो लेकिन फिर बाद में मैंने ट्राई करने की कोशिश की कि मैं इसको 40 मिनट के अंदर कंप्लीट करूँगा, ठीक है। मैं 40 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की ट्राई करता रहा। 1 महीना मैंने प्रैक्टिस की तो 40 मिनट के अंदर मैं कंप्लीट करना शुरू हो गया, ठीक है इसे। तो उसके बाद फिर मैंने ना 40 मतलब जब मैं 40 मिनट के अंदर कंप्लीट करना शुरू हो गया, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले ना इसमें टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। जब आप इसमें टाइम मैनेजमेंट करना सीखें ना, आप कह लें कि 70% आपकी रीडिंग सोल्व हो चुकी है, ठीक है। मैं ना उधर जब आइल्स का टेस्ट देने गया था, तो उधर एक लड़की थी, तो वो ना टेस्ट अटैम्प्ट कर रही थी, तो उसने पूरे घंटे में अपना टेस्ट अटैम्प्ट किया। तो लेकिन जब ना बाद में उसने क्या ना उसका जो आंसर है वो आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करने थे ना, तो वो टाइम खत्म हो गया था, 1 घंटा टाइम कंप्लीट हो गया था। तो वो उसने काफ़ी उनकी मिन्नतें की सब कुछ की, लेकिन उन्होंने उसको टेस्ट नहीं दिया, उन्होंने छीन के ले गए। तो इसलिए ना आपने जैसे ही आपका टेस्ट मतलब कंप्लीट हो जाए, बल्कि आपने ना साथ साथ ही जैसे अपने उसके आंसर निकाले जा रहे हैं, साथ ही अपनी रीडिंग की जो आंसर शीट है उसके साथ आप लिखते जाएं, ठीक है ना। आपको उसके ऊपर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद आपने इसके अंदर ना अपनी जो वोकैब है वो हाई करनी है, ठीक है ना। आपने डेली कोई ना कोई मतलब कि ना आइल्स टेस्ट मतलब आइल्स की रीडिंग का टेस्ट ना वो ही आप पढ़ी जाएँ, तो उसके अंदर ना कोई जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो आप लिख लें, अपनी मतलब कि डायरी के अंदर लिख के रख लें। तो वो लिख के ना आप मतलब कि अपनी पॉकेट में रख लें। तो डेली उसके अंदर ना 5 या 10 वर्ड आप लिख के ना अपनी पॉकेट में रख ले करें, ठीक है। उसके बाद जब आपकी वोकैब, उसके बाद सिनोनिम होते हैं इसमें, ठीक है ना। सिनोनिम बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे बाहर इन्होंने ना सवाल के अंदर यूज़ कर लिया डिक्रीज़ यूज़ कर लिया, तो लेकिन अंदर इन्होंने यूज़ कर लिया रिड्यूस। तो इस तरह ना मतलब कि बंदे को घुमाते बहुत कन्फ्यूजन बहुत पैदा करते हैं। तो आपको सिनोनिम्स ज़्यादा आने चाहिए, सिनोनिम्स और वर्ड मीनिंग। जब आपको सिनोनिम वर्ड मीनिंग आते होंगे तो आपके लिए रीडिंग हलवा है, तो आप उसको इजीली मतलब अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपने कोई भी क्वेश्चन हल करना है तो उसको सबसे पहले आपने उसका कीवर्ड बना लेना है, ठीक है ना। कीवर्ड जैसे कि बाहर क्वेश्चन में दिया गया कुछ जंग की बात की है, या कोई लड़ाई की बात की है, या कुछ भी ऐसी कोई बात की हुई ना, या कोई सन की बात की, जैसे 1993 में बात ऐसी कोई बात की है, तो आपने वो उसका कीवर्ड बना लेना है, तो उसके अंदर जाकर फाइंड करना है। तो ऐसे इजीली आप ना उसका आंसर फाइंड कर लेंगे। और उसके बाद ये एक मज़े की बात है कि उसमें ना आप जब आप वो वाला टेस्ट अटैम्प्ट कर लेते हैं ना, जो आपने आइल्स की बुक्स का मतलब कि जो टेस्ट होते हैं वो अटैम्प्ट कर लिए, तो आपको उधर जो आइल्स रीडिंग जो असल टेस्ट है जाके वो अटैम्प्ट करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान होता है इसकी निस्बत, ठीक है ना। और इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं होता, बाकी ईजी है। बस रीडिंग में सिनोनिम्स, उसके बाद आपने इसके वर्ड मीनिंग, और इसके बाद टाइम मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ें आपने इसमें अच्छे से मतलब कि इसकी मैनेज कर ली है, तो आपकी रीडिंग 100% कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद इसमें ना मतलब कि मूवीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। मतलब जैसे मूवीज़ में आप देखते हैं को न्यू वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसको आप लिख लें, अपनी कॉपी पे लिख के ना अपने पास रख लें, तो इसमें भी आपकी मूवीज़ अच्छी मतलब कि ना हेल्प करेंगी। और उसके बाद उधर जाके आपको जो सीन होता है वो सबसे पहले आपको जाके ना लिसनिंग का टेस्ट देते हैं, लिसनिंग के बाद फिर आपको रीडिंग का टेस्ट देते हैं। जब तो रीडिंग में आपने मतलब कि रीडिंग का टेस्ट आपको दे के चले जाते हैं, तो उसके बाद आंसर शीट भी साथ ही दे देते हैं वो। तो आपने पहले मतलब कि आंसर फाइंड करके साथ ही आंसर शीट के ऊपर ना मतलब कि पहला आंसर आप उसके साथ पहले लगा के ना आपने करते जाना, ठीक है ना। तो सिर्फ ये इतना है रीडिंग का। इसके बाद बात कर लेते हैं राइटिंग की, ठीक है। तो राइटिंग में क्या होता है, राइटिंग में 2 टास्क होते हैं, एक होता है टास्क 1, एक होता है टास्क 2, ठीक है। तो टास्क 1 में क्या होता है कि आपको एक ऐसे दिया गया होता है, उसको आपने 40 मिनट के अंदर आपने लिखना होता है, ठीक है। तो 40 मिनट के अंदर आपने उसके तकरीबन 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो आपने उसमें सारे स्टैंडर्ड वर्ड्स लिखने हैं, मतलब कि अच्छी वोकैब यूज़ करनी है, उसके बाद अच्छे सिनोनिम्स यूज़ करने हैं। तो इससे ना मतलब कि आपकी राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा अच्छा। तो उसके बाद आपको दिया जाएगा एक ग्राफ होता है, वो आपने 20 मिनट के अंदर लिखना होता है। तो वो आपको तकरीबन कोई भी दे सकते हैं, जैसे आपको कह दें कि 1994 के अंदर इसकी पॉपुलेशन कितनी थी इस कंट्री की, उसके बाद चाइना की कितनी थी, ये ऐसा कोई ग्राफ सा बना कर दे देंगे आपको, ठीक है। तो आपने उसको ना अटैम्प्ट करना है, अपने वर्ड्स में आपने ना लिखना है। सबसे पहले आप लोगों ने इसका लिख लेना है इंट्रो, उसके बाद फिर आप लोगों ने उसका लिख लेना है बॉडी 1, फिर उसके बाद लिख लेना है अपने बॉडी 2, उसके बाद फिर आपने लिखना है कंक्लूजन। तो इसको लिखने से पहले ना सबसे पहले आपने उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ठीक है। आपको कोई भी ऐसे आ जाए ना, तो आपने सबसे पहले 5 मिनट बैठ के ना उसके ऊपर सोचना है। पहले उसका एडवांटेज सोचने क्या है, उसके बाद फिर उसके डिसएडवांटेज सोचने उसके क्या हैं, ठीक है। तो फिर उसको बॉडी 1 में एडवांटेज लिख देने हैं, बॉडी 2 के अंदर उसके ना डिसएडवांटेज लिख देने हैं, ठीक है ना उसके। तो मुझे आया था कि आप इससे एग्री करते हैं कि जो बच्चे छोटे हैं वो मतलब कि सोशल मीडिया से पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर
क्या नाम है, बुक से पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे ये वाला ऐसे आया था। तो उसके बाद फिर आपको आ जाता है ग्राफ। तो ग्राफ के अंदर भी यही सेम कंडीशन होती है कि आपने सबसे पहले उसका इंट्रो लिखना है, उसके बाद उसका आपने ओवरव्यू लिखना है कि उसके पूरे ग्राफ के अंदर है क्या चीज़, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आपने उसकी बॉडी 1 लिखनी है, फिर उसके बाद ऐसे ही लिख देना है। नहीं, उसकी बॉडी 1 नहीं, बस एक बॉडी होती है, उसके बाद फिर आपने ना उसको कंक्लूजन लिख देना उसका। तो फिर मतलब कि ये आपका ना वो ग्राफ है, वो आपने 150 वर्ड का लिखना है। तो ज़्यादा लिखने की ट्राई नहीं करनी कि मैं ज़्यादा लिखूंगा तो मेरे बहुत ज़्यादा बैंड आएंगे, ये वो ऐसा कुछ नहीं होता सीन। वो ब्रिटिश आइल्स ट्रेनर मतलब कि जो होते हैं ना, वो मतलब कि बहुत शार्प होते हैं। तो वो बंदे को देख के जज कर लेते हैं कि इसके मतलब कि ना राइटिंग का क्या है, हिसाब किताब है। तो आपने मतलब कि जितने उन्होंने वर्ड कहा है, 150 वर्ड कहा है, तो आपने 150 लिखना है। अगर उन्होंने 250 कहा है ना ऐसे का, तो आपने 250 लिखने हैं, ज़्यादा लिखने की ट्राई नहीं करनी। तो उन्हीं वर्ड्स को आपने ना मतलब अच्छे तरीके से एलैबोरेट करना है। तो उन्होंने आपको उधर एक्स्ट्रा शीट वगैरह कुछ नहीं देनी। तो ये ना आप पहले ऐसे सारा लिख लें, तो उसके बाद आपको ग्राफ के लिए आपके पास जगह ना बचे। तो आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। आपने जितने सिर्फ 250 वर्ड लिखना है, 250 वर्ड लिखने के बाद आपने 150 वर्ड दूसरा लिखना है, तो बस काम खत्म, राइटिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उधर जाके ना थॉट्स भी आएंगे, मतलब कि उसके रिलेटेड क्या नाम है, ऐसे के रिलेटेड और उसके ग्राफ के रिलेटेड। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी मतलब कि ना वो आपको उधर जाकर थॉट नहीं आएंगे कि आप सोच नहीं सकें, मतलब कि उधर मतलब कि अनएक्सपेक्टेड कोई भी आ जाता है आपको, ऐसे कोई भी आ जाता है, ऐसे कोई भी ग्राफ आ जाता है, मतलब अनसीन होता है, वो आपने कभी देखा, लेकिन आपकी डेली लाइफ में रूटीन में ना वो यूज़ हो रहा होता है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको फिर इजीली आप उसको अटैम्प्ट कर लेंगे, तो आपको कोई इशू नहीं होगा उसमें, ठीक है ना। तो बंदा कोई भी जितना मर्जी इंग्लिश में ना मतलब कि फनकार हो, लेकिन इधर आके वो फंस जाता है, क्योंकि ये इसका पैटर्न आपको ना मतलब आना चाहिए, इसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, तो आप इजीली इसे अटैम्प्ट कर लेंगे। इसके बाद सबसे एंड पे बात कर लेते हैं स्पीकिंग की। तो स्पीकिंग सबसे एंड पे मॉड्यूल होता है। सबसे पहले आपका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग उधर हो जाता है एक ही दिन में। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद ना आप स्पीकिंग का टेस्ट बुक करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मैं बताता हूँ, इसके 3 पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है उसके अंदर सिर्फ आपकी इंट्रोडक्शन वगैरह होता है कि आपका नेम क्या है, उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, आपका फेवरेट टीचर कौन है, ये वो आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है। तो ऐसा आपसे कोई भी क्वेश्चन करेगी, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड आपसे पूछेगी क्यू कार्ड, ठीक है। क्यू कार्ड होता है कि आपको कोई भी टॉपिक उसने दे दिया, तो उसके बाद उसके ऊपर आपने बोलना है, 2 से 3 मिनट बोलना है, और साथ में आपको क्वेश्चन भी दे देगी कि आपने ये इसके अंदर है कि आपने बोलना है कि व्हाट इज़ दिस, हु इज़ दिस, ये वो ऐसे, ठीक है ना। तो उसके बाद थर्ड होता है कि आपको जो क्यू कार्ड दिया गया होगा ना, उसके रिलेटेड उसने ना क्रॉस क्वेश्चनिंग आपसे करनी है, तो वो आपने थोड़ा सा डिटेल में आंसर देनी है, ठीक है ना उसके। तो क्यू कार्ड के अंदर आपने मतलब कि ना बोलते रहना 2 मिनट तक, तो चुप नहीं करना, ठीक है ना। तो मतलब वो खुद ही आपको चुप करवा देगी। तो उसके बाद थर्ड है जो उसके अंदर वो आपने एक्सप्लेनेशन वाले आंसर देने हैं, मतलब कि लॉन्ग आंसर देने हैं, ये नहीं कि थोड़ा सा आंसर देकर चुप कर जाना है। तो अच्छा, मैं आपको बताता हूँ मैं इसकी प्रैक्टिस कैसे करता था। तो इसकी मैं प्रैक्टिस घर जाके मतलब कि ना उसके मिरर के सामने बैठ के ना मतलब कि बोलता होता था। तो मतलब कि अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करता था। तो उसके बाद मैं ना आयल्स रिलीज है उसकी ना मतलब कि मतलब कि वो स्पीकिंग जैसे उधर होती है ना, सेम उसके अंदर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वैसे ही सेम मतलब कि वो आपको पैटर्न समझाती है कि ऐसे ऐसे आपने बैठ कर स्पीकिंग करनी है। तो मैं उधर से देख के ना उसकी एक मतलब कि जैसे वो टेस्ट लेते हैं ना, वैसे वो टेस्ट भी लेती है। वो कहते हैं कि आपने अपने सामने चला के रख लें मोबाइल अपना, तो आप मेरी जो वीडियो है तो उस मतलब जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँगी आपने वैसे वैसे आंसर देते जाना है, ठीक है ना। तो वैसे मैं उसके साथ ना तैयारी करता होता था। तो उसके बाद फिर मेरा एक दोस्त था शहराम, अगर वीडियो देख रहा था थैंक यू यार। तो उसके साथ ना मैं कॉल पे बात करता था, डेली 1 घंटा कॉल पे बात करता था। तो मतलब रैंडम टॉपिक पे जो भी मतलब वैसे डेली लाइफ की जो बातें करते रहना, वैसे 1 घंटा बात करनी लाजमी हमने। तो उसके बाद फिर ना मैं मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बोलता था, मतलब कि ये नहीं मैं देखता था कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, जैसे भी बस मैं बोलता रहता था जो भी मेरे मुँह मतलब कि जैसे मुझसे बोली जाती है ना इंग्लिश, मैं बोलता था बस। लेकिन बंदे को थोड़ा मुश्किल होता है पहले पहले कि यार मतलब कि मैंने पूरी उम्र इंग्लिश पंजाबी बोली है या उर्दू बोली है, तो लेकिन अब डायरेक्ट मैं एक किसी बंदे के साथ अननोन बंदे के साथ बैठ के मैं इंग्लिश में बात करनी 10-15 मिनट, थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बस आहिस्ता आहिस्ता बंदा ना प्रैक्टिस के साथ बंदा सीख जाता है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि उधर क्या सीन है जब आप उधर चले जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो उधर जाके ना आपने सबसे पहले मतलब कि वो मतलब कि एक एग्जामिनर होगा अंदर बैठा, अकेले अकेले ही होगा, एक वो होगा, तो इधर आप दूसरी साइड पे आप बैठ जाएंगे। तो मतलब कि और कोई बंदा बशर उधर नहीं होगा आपके पास, ठीक है ना।
तो जब वो मतलब कि आपसे क्वेश्चन करेगा तो आपने बस आंसर देने हैं। तो जब आपको क्यू कार्ड के बोलेगा ना कि मतलब क्यू कार्ड सुनाओ, तो वो आपको ना एक पेंसिल और कॉपी दे देगा। तो जब अपन 2 मिनट बोले ना, तो उससे पहले आपको 1 मिनट का वो देगी, मतलब कि टाइम देगी कि आपने ना मतलब कि 1 मिनट पहले ना आप सोच लो क्या क्या बोलना है आपने। तो आपने पॉइंट से बना लेने अपनी कॉपी के ऊपर, तो वो लिख लेने हैं। तो उसके बाद फिर आपने ना बोलना शुरू कर देना है। तो 2 मिनट बोलना है आप, तो चुप नहीं करना, बस जो भी मुंह में है बोलते रहना उसके रिलेटेड। तो फिर उसके बाद वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर देगी। तो बस यही स्पीकिंग होती है। तो लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपने बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि अगर इसकी आप प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे तो कई ऐसे मेरे दोस्त थे, तो वो ना जब उधर टेस्ट देने जाते थे, तो एक तो बेहोश भी हो गया था, मतलब कि उधर से ना उसको उठा के ले गए बाहर के, मतलब कि वो बेहोश हो गया था फुल। तो मतलब फुल वो कांपने लग गया था कि उसके सामने बैठ के मैं इसके सामने क्या बोलूं, और मेरा टेस्ट ज़ाया हो जाएगा ये वो। तो उन्होंने उस वक्त ना पैराडामिक ये ना कोरोना चल रहे थे, तो उन्होंने ना ये कह दिया कि शायद इसे कोरोना हो गया, ये ऐसा कोई सीन था। तो उन्होंने कहा कि अपने टेस्ट करवा के कोरोना का, तो दोबारा टेस्ट देना आ गए। तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको ना दोबारा टेस्ट देने का मौका मिल गया था। तो उसने लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग सारा कुछ दोबारा दिया था, उसके बाद स्पीकिंग भी दोबारा दी थी, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, और आपकी मतलब कि ना फ्लुएंसी और थोड़ी सी ना ये प्रोनाउंसिएशन आप वो देखी जाएगी, और कुछ भी नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। तो यही डेली लाइफ की बातें होती हैं जो आप मतलब कि हम बातें कर रहे हैं आपस में, यही बातें होती हैं उधर, ठीक है। तो बस यही स्पीकिंग होती है। एंड पे मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कंक्लूजन में कि ये सारा प्रैक्टिस बेस्ड टेस्ट है। तो आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ज़्यादा इसमें परफेक्ट होते जाओगे, ठीक है। और उसके बाद आप उधर जाकर अपने टेस्ट के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, आपने किसी किस्म की टेंशन या कोई स्ट्रेस नहीं लेनी कि मैं 40,000 रुपये दे के आऊँ, मैं इतनी फीस दे के आया हूँ, तो मुझे मतलब कि मैं टेस्ट में फेल हो जाऊँगा, यो ऐसा वैसा कुछ भी आपने ना टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। तो उधर जाकर अपने ईजी होकर चिल मोल बैग ना अपने टेस्ट देना है। और उसके बाद आपने ये बात अपने दिमाग से निकाल के जानी है कि आपके उधर कोई बंदा हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि उधर कोई बंदा किसी की हेल्प नहीं करता। अपने बंद उधर बैठ के ना बंदे से अपना नहीं हो रहा होता, वो किसी का क्या कराएगा उधर, ठीक है ना। टाइम लिमिटेशन उसने इतनी रखी होती है, तो आपने थोड़ा सा टाइम से इधर उधर गए तो उन्होंने आपका पेपर खींच लिया ना, अगर तो आपका सारा पेपर आ जाएगा। तो आपने किसी की ना आपने करनी, किसी की ना वो आपकी करेगा उधर, ठीक है ना। उसके बाद एंड पे ये कहूँगा कि आपने जो मतलब तैयारी करनी है ना, वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करना, अगर कोई आपके नज़दीक है। नहीं तो आप अपने घर बैठ के इसकी तैयारी कर लें तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैंने पहले इंस्टीट्यूट के धक्के खाए हैं, मुझे पता है। वो उधर मतलब कि बंदा महीना 2 महीने जाता रहता है, तो बंदे को कुछ भी सिखाते नहीं है। बस यही सिखाते हैं कि आपने मतलब कि ये इंग्लिश है, ये है, वो बस ऐसे सिखाते रहते हैं। तो लेकिन जो बंदा घर बैठ के अपने टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के सीखता है, जो यूट्यूब से आगे पीछे बंदा सीखता है ना, अच्छे ट्रेनर बैठे हुए हैं यूट्यूब से पे भरे पड़े ट्रेनर, ठीक है ना। वो बहुत अच्छा अच्छा सिखाते हैं। असद यूट्यूब हो गया, आयस लीज हो गई, ये बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, ठीक है ना। तो आपको इनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि 25-25-30 हज़ार लेते हैं ये। तो इंडिया में तकरीबन पता नहीं कितने लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान का मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 25-30 हज़ार लेते हैं। तो आप मतलब कि इनको छोड़ के अपने घर बैठ के तैयारी करें, तो आप इजीली पास कर लेंगे इसे। चलें ठीक है फिर, ओके, बेस्ट ऑफ लक। यार की ये क्या कर रहे मेरी निगाह तेरा तो निकल जाता